हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास हमारी है वो पूरी की पूरी प्रसार शिक्षा की रहेगी, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रेश प्रश्न है। फ्रेश इसलिए हैं बुक से बनाए हैं, लेकिन आपको कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपको लगेगा हमने पहले भी पढ़े, क्योंकि मैंने बुक से क्वेश्चन बनाए हैं और क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको, अगर प्रसार शिक्षा से जो भी प्रश्न भरेंगे तो उम्मीद ही होती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे, तो उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले आपका कल भी एक इसी से संबंधित प्रश्न था, मैंने जो प्रैक्टिस कराया था उसमें एक प्रश्न आया था IRDP के विषय में। देखो, IRDP की अगर हम डीपी की स्थापना की अगर हम बात करें, ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको हम कहते हैं इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंडियन रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण जो लोग होते हैं उनकी गरीबी उन्मूलन के लिए, मतलब गरीबी को ख़त्म करने के लिए और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजीविका बढ़ेगी तभी तो गरीबी खत्म होगी, है ना। मतलब उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम लागू किया गया था, IRDP। ठीक है, तो आपका प्रश्न आया था कि इसकी शुरुआत कब हुई, अलग अलग दिया हुआ, तो 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत IRDP की 1978 हुई थी, 1978 में हुई थी। लेकिन इसको देश में लागू कब किया गया, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि लागू किसने किया, तो भारत सरकार ने किया। ठीक है, भारत की सरकार ही करेगी भाई, है ना, भारत सरकार ने किया। लेकिन कब किया, 1980 में लागू किया। ओके, 78 में आता है, उसके 2 साल बाद ये लागू होता है, 1980। लेकिन अगर आपसे प्रश्न थोड़ा और बढ़ा के पूछ लिया जाए कि इसको समाप्त कब किया गया, तो 1999 में समाप्त कर दिया गया। अब आपको 1999 को देख के कुछ याद आया, क्योंकि 1999 में क्या हुआ आया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी। ठीक है ना, तो वही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वो भी गांव से संबंधित थी, है ना, रोजगार से संबंधित थी, यही उनकी गरीबी को हटाने के लिए थी और आजीविका बढ़ाने के लिए थी, तो उसी में इसको भी एकीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो IRDP को 1999 में स्वर्ण जयंती जो योजना थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसमें ही क्या कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया, मतलब उसी में मिला दिया गया, ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, तो 1978 में इसकी शुरुआत होती है, ग्रामीण जीवन से संबंधित योजना थी। 1980 में भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया भारत देश में, और उसके बाद 1999 में IRDP को मतलब क्या हटा के उसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में जोड़ दिया गया। ठीक है, याद हो गया होगा, आई होप। अब आपको इतना सारा पढ़ने के बाद याद भी हो जाएगा ये, बिल्कुल। ओके, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कैसी क्लास रहे बताना जरूर ना भूलिएगा, और चैनल को एक ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप लोग लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, और नए हो अगर आपने नहीं भी किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो आप कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। पेपर सिर पर है, बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप देख रहे हो, सूचना देने वाला सेंडर सूचना देने से पूर्ण विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है। ठीक है, पूर्ण विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे कहते हैं, मतलब जो सूचना देने वाला व्यक्ति सेंडर है, वो सूचना देने से पूर्व होगा यहाँ पे, वही मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा था, पूर्व विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, उसे क्या कहेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम बुक को पढ़ते हैं पर क्वेश्चन को क्या करते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं, जैसा हमारा तरीका है दूसरा अपने तरीके से बनाता होगा, तो मैं कौन हूँ, सूचना देने वाली हूँ, तो क्या इसको संकेतन कहेंगे, इसको एनकोडिंग कहेंगे, इसको A और B दोनों कहेंगे, D है निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोग भी अपना आंसर सोच लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। इसको कहेंगे हम संकेतन भी कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, एनकोडिंग भी कहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एनकोडिंग कहते हैं और संकेतन जो है हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर ही लेते हैं। जैसे हमने ये तो बात की किसकी, सूचना देने वाली, लेकिन सूचना दे रहा है उसके बाद कोई प्राप्त भी तो कर रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ भी तो रहे हो, तभी तो पढ़ा रहे, नहीं तो हम जाने कब के भाग गए होते, है ना। तो यहाँ पर एक सूचना प्राप्त करता भी होता है, तो जब वो सूचना प्राप्त करता है, सूचना को प्राप्त करता है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको इसी में क्या करना है, संकेतन में B लगा देना है, B संकेतन कहेंगे। ठीक है, B संकेतन कहेंगे, या फिर यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं सूचना देने वाले को। यहाँ पर क्या कहेंगे, हम इसको डिकोडिंग कहेंगे। ठीक है, डिकोडिंग कहेंगे, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी, डिकोडिंग, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो प्राप्त करता है सूचना को, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। अच्छा, जब हम सूचना किसी व्यक्ति को देते हैं, अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कई स्टेप्स से जो होता है, जो श्रोता होता है उसे गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, विचार होता है हमारे मन में, विचार, जिसे हम इंग्लिश में आइडिया कह सकते हैं। ये क्रम पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारी
विचार जो क्लास है ये एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है, 50 की सीरीज़ है, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है, विचार आइडिया होता है, एक ही तरह से लिखते नहीं, फ़ोन की स्क्रीन पर आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है सूचना देने वाला। सबसे पहले बात क्या थी कि उसके पास एक विचार आया सूचना देने वाले के पास, फिर उसने क्या किया, सूचना मतलब वो देने वाला है उसी के अंदर विचार आया, ठीक है। तो जो सूचना देने वाला है इसको हम सेंडर कहते हैं। तो पहले आइडिया होता है, आइडिया पे ही कोई व्यक्ति वर्क करता है जिसे हम सेंडर कहते हैं, ठीक है। सेंडर के बाद आता है जब वो अपनी बात को क्या करता है, मतलब इकट्ठा करता है, लिखता है या कुछ भी करता है, लिखता है, ये समझ सकते हो, तो उसको हम कहते हैं संकेतन, जिसका भी प्रश्न था संकेतन। और इंग्लिश में हम इसी को एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है ना, एनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद अब ये विचार जो उसके आइडिया आया था सूचना देने वाले व्यक्ति के पास, उसने उसको क्या कर लिया, कूटबद्ध कर लिया, मतलब उसको कहीं ना कहीं अच्छे से अपने बना लिया है, सेट कर लिया। अब इसे क्या करना है, भेजना है दूसरे के पास। जैसे हमने क्या किया, सब टाइपिंग वूपिंग कर ली, अब आपके पास भेजना है तो माध्यम भी तो चाहिए। तो माध्यम जैसे हमारा फ़ोन है, इंटरनेट है, ये माध्यम हो गया। तो हमें संकेतन के लिए क्या होता है, एक चैनल चाहिए होता है, चैनल, जिसको चैनल भी कहते हैं, यहाँ पे संचार माध्यम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। हिंदी में संचार माध्यम कहते हैं, हमने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने संचार माध्यम में लिखा है, अब हमने क्या करा, अपनी सूचना भेज दी आपके पास, मतलब क्या करा, हमने भेज दिया, मतलब अब आपके पास पहुंच गई वो सूचना, ठीक है। चैनल के माध्यम से हमने क्या किया, विसंकेतन हो गया अब, ठीक है, भेज दिया। अब आपने इसको प्राप्त कर लिया, ये विसंकेतन है। अब आप इसको अपनी तरीके से ग्रहण करोगे, भाई किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को नहीं भी समझ में आएगा, तभी तो अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं। तो सूचना ग्रहण करने वाला आएगा, इसके बाद सूचना ग्रहण करने वाला आएगा, ठीक है, जिसे हम रिसीवर कहेंगे। इसके बाद फिर आइडिया आ जाएगा, भाई आपके मन में जो भी विचार आएगा फिर आप मुझे भेजोगे, फिर मैं अगली बार, जैसा भी हमने पहले ही स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको, भाई विचार आया आप लोगों का तभी कराया। तो ये तरीका है जो चलता रहता है, ठीक है। आइडिया आता है, सेंडर आता है, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर एंड आइडिया, आइडिया फिर लास्ट में, ऐसे ये सर्कल की तरह चलता रहता है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे, क्योंकि भाई एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है, थोड़ा आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिवीजन हो रहा है, आप लोग भूल चुके होंगे ये चीज़ें मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद अर्थशास्त्र शिक्षा की क्लास की है। संचार प्रक्रिया का प्रारंभ होता है गर्भ से, जन्म से, शिक्षा से या स्कूल से। तो प्रसार जो संचार की प्रक्रिया होती है वो गर्भ से नहीं होती है, ठीक है। ये कहाँ से होती है, जन्म से होती है, ठीक है। संचार की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है, जन्म के बाद ही शिक्षा के लिए आप स्कूल जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, देन जाके क्या होता है, वो लोगों को सुनता है, समझता है, अपनी बात कहना करना सीखता है, ठीक है। तो जन्म से संचार प्रक्रिया का जो है प्रारंभ हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, संदेशों का आदान प्रदान होता है लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सांकेतिक रूप में या इनमें से सभी रूप में। तो हम सभी जानते हैं संदेशों का जो आदान प्रदान होता है हम लिखित रूप में भी चीज़ें कह सकते हैं, दे सकते हैं। हम कई बार पोस्ट डाल देते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं, आप लोग सॉल्व करते हो। हम मौखिक रूप में अभी बोल रहे हैं, ये संचार, ये भी संचार का माध्यम है, अपना संदेश आप तक पहुँचा रहे हैं। और हम सांकेतिक, अगर हम आपको चेहरा दिखा रहे होते तो बहुत सारे हाव भाव ऐसे दे देते हैं कि आप बिना कुछ बोले ही समझ जाते कि हाँ ठीक है मैम ने ये बोला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी संदेशों के आदान प्रदान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, निम्न में से संचार का माध्यम क्या है, बातचीत है, विज्ञापन है, रेडियो है या फिर उपर्युक्त सभी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, संचार का माध्यम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि बातचीत, विज्ञापन, रेडियो ये सभी कहीं ना कहीं संचार के माध्यम है, ठीक है। चाहे रेडियो हो, चाहे अखबार हो, चाहे फिल्म शो हो, स्लाइड्स हो, भाषण हो, कुछ भी ये हो सकता है, ये सब संचार है। फोटोग्राफ्स होते हैं, तो आपने जो भी आपने लीफलेट्स देखे होंगे, आपने पोस्टर्स देखे होंगे, आपने फ्लैश कार्ड्स देखे होंगे, आपने कठपुतली का प्रोग्राम देखा होगा, ये सब कहीं ना कहीं संचार के माध्यम है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना ही तो संचार है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 5, संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचना और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है। ये कथन किसका है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, संचार का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कह रहे हो उसे हम संचार कहेंगे। संचार हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है, किसी उद्देश्य से किया जाए। अगर हम अपनी परेशानी भी बता रहे हैं तो कुछ उद्देश्य होगा कि आप हमारी बात समझ रहे हो, हम तब भी बता रहे हैं, ठीक है। तो संचार का हमेशा अर्थ होता है, ये कहो कि अनर्थ, बिना अर्थ के कोई भी संचार होता है सो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचना और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है। कथन किसका है, क्या ओपी दहामा का है, लीगेंस का है,
बीबर का है या फिर यहाँ पर आंसर होगा ब्रोकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, और ये जो डेफिनेशन है आपने कई बार पढ़ी भी होगी, ओपी दहामा की है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपी दहामा का ये कथन है, ध्यान रखिएगा। हालांकि सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, पर ये ओपी दहामा की, लीगन्स की भी डेफिनेशन है, बीबर की भी है, ब्रोकर की भी है, सबकी है, लेकिन ये जो है आपकी ओपी दहामा की थी। क्वेश्चन है 6, संचार प्रक्रिया वस्तुतः ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति का लोगों के बीच आदान प्रदान ही है। यह कथन किसका है? सूपे का है, बिल्वरश्रैम का है, टेन का है, दुबे का है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, बिल्वरश्रैम का। ये जो है जब तक आप लोग कमेंट करेंगे, हालांकि आगे हम इनके प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, कि बिल्वरश्रैम का मॉडल जो है किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमें बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 7, संचार के प्रमुख तत्व क्या हैं? संप्रेषक व संदेश है, संदेश उपचार है, संचार माध्यम है, या फिर उपर्युक्त सभी है। तो संचार के प्रमुख तत्व अगर आपसे पूछे जाए, देखो संचार के तत्व अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। जैसे कई जगह 3 दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ क्या है आपका सूचना है और क्या है मैसेज है, मतलब एक सेंडर है और एक मैसेज है और एक ऑडियंस है। मात्र 3 ही माने गए। कई जगह 4 माने गए। ठीक है, अभी हमने 3 बताए। कौन कौन से बताए थे? मैंने कहा सेंडर होता है। देखो ये नोट कर लेना, ये आपको जैसे आपके कमेंट आते हैं ना कि इस बुक में 3 दिए हैं, इस बुक में 4 दिए, इसमें 2, तो उसी का मैं यहाँ पर पूरा हल दे रही हूँ। कहीं कहीं पर खाली सेंडर दिया है, मैसेज दिया है, ठीक है, मैसेज एंड लास्ट में ऑडियंस दी है, ठीक है, ऑडियंस दी हुई है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं एक और दे दिया है जो आपका संदेश है, इसके बाद चौथा वाला दे दिया, मतलब बीच में इसके मैसेज और ऑडियंस के बीच में चैनल दे दिया गया है, ठीक है, चैनल। ओके, तो ये अलग अलग बुक में दिया है। कई जगह आपको 5-6 मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर संचार के प्रमुख तत्व तो लगभग 6 प्रकार के इसमें दिए गए। एक संदेश व यहाँ पर संप्रेषक, जिसे हम सेंटर कहते हैं, दूसरा मैसेज है, ठीक है, संदेश है, संदेश उपचार भी है, ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज भी है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज कहते हैं, संचार माध्यम भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल जिसको कहते हैं, और इसके बाद प्राप्तकर्ता जिसे हम श्रोतागण या फिर रिसीवर कह सकते हैं, और उसके बाद श्रोताओं की अनुक्रिया या उन पर कैसा प्रभाव हुआ, उनका रिस्पॉन्स इसी में आता है। तो ये कई तरीके से कई जगह दिया हुआ है। तो कहीं अगर 6 प्रकार मिले तो ये भी सही है, अभी आपको ऑप्शन के हिसाब से मानना है, ठीक है। लेकिन 4 प्रकार आप आराम से लगा सकते हो। 4 और 3 मतलब सीधे सीधे किताब में लिखा है कि 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, और यहाँ पर 6 प्रकार ऐसे नहीं लिखा, लेकिन आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन दिए हैं 6 प्रकार के, ठीक है। तो आप इन सभी को आंसर कर सकते हो। ओके, सेंटर, मैसेज, ऑडियंस 3 प्रकार का भी होता है संचार। अगर पूछा जाए 4 प्रकार का होता है तो हाँ 4 प्रकार का भी होता है, तो चैनल को ऐड कर देना मैसेज के बीच में, ठीक है, मैसेज और ऑडियंस के बीच में। बकाया ये तो सारे हैं ही, तब तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका चुनाव करते समय सरलता, कीमत तथा श्रोताओं तक साथ। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर सावधानी पूर्वक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसका चुनाव करते समय सरलता, कीमत तथा श्रोताओं तक सावधानी पूर्वक पहुँच का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप तक सही से पहुँच जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। संदेश उपचार, ठीक है, यहाँ पर जो मैं अपना नाम ले रही हूँ, ये संचार करता आप यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर प्रसार करता रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये संचार का कम्युनिकेट करने का तरीका वगैरह है, ठीक है, मीडियम, माध्यम, इन सब चीज़ों की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो आराम से सरल भी होनी चाहिए, ठीक है, सरलता से मतलब ले जा सको, इतनी भारी ना हो कि आप उसे उठा के ले जाने में ही आपका सारा बजट बिगड़ जाए, है ना। कीमती इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल आपके बजट में ही होना चाहिए, जो भी मॉडल है या जो भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है जब भी हम कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संदेश उपचार होगा, संदेश होगा, संचार माध्यम होगा, या फिर उपर्युक्त सभी होगा। तो यहाँ पर सबसे इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या सही होगा? संचार माध्यम। भाई माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसे आप आसानी से ले जा सको, मतलब इस तरीके का माध्यम आपको चुनना है कि आप उसे सरलता से आपको प्राप्त हो जाए, उसकी कीमत भी आपके बजट में हो, ठीक है ना, श्रोताओं तक सावधानी पूर्वक समझ पहुंच जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप जब संचार माध्यम का प्रयोग करोगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, निम्नलिखित में से किसको सक्रिय, उन्मुक्त तथा भौतिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील होना चाहिए? संचार माध्यम को, संप्रेषण को, प्राप्तकर्ता को, या फिर संदेश उपचार को? प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको सक्रिय, उन्मुक्त तथा भौतिक एवं मानसिक रूप से यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्रियाशील होना चाहिए, तभी आपका संदेश यहाँ पर सही से पहुँच सकेगा। कौन सा होगा ऑप्शन यहाँ पर सही?
तो यहाँ पर ये होगा प्राप्तकर्ता। भाई प्राप्तकर्ता जब तक सक्रिय नहीं होगा, हम कितनी भी मेहनत कर लें, आप सक्रिय ही नहीं होगे, आप हमारी वीडियो देखोगे ही नहीं, ठीक है, या डिसलाइक करके चले जाओगे, या फिर जरा सा देर उल्टा सीधा देखा, बस बात वहीं पर वीडियो एंड कर दिया। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ पता चल रही है यहाँ पर देखकर, है ना। तो हमारा आपका यहाँ पर सक्रिय, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, खराब पढ़ा रहे हैं तो, मतलब अच्छा तो हमें पढ़ाना ही है, लेकिन हम अच्छा पढ़ा रहे हैं उसके बावजूद भी आप अगर सक्रिय नहीं हो, है ना, मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं हो, आप नोट्स ही नहीं बना रहे हो, आपने पेपर दिया, आपका कोई पेपर क्लियर ही नहीं हुआ, हम यहाँ पर पढ़ा कर थक थक के चूर हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपका सक्रिय होना बहुत जरूरी है, तभी आप पेपर क्रैक कर पाओगे। बकाया हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर प्राप्तकर्ता को हमेशा सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, मानसिक रूप से क्रियाशील होना चाहिए, तभी जो है आपका प्रचार कार्य है या जो संचार है वो हमारा जो है आपके काम आ पाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कुछ समझना है इसमें? अगर संदेश उपचार आपको नहीं समझ आया हो, एक बार प्रश्न चेक कर लूँ, कोई प्रश्न दिया हो तो। हाँ, ठीक है। अगर संदेश उपचार, जैसे संदेश उपचार क्या होता है, अभी हमने इसमें बात की थी, संचार के तत्व जो बताए थे प्रमुख, तो उसमें आपका संदेश उपचार भी होता है। तो संदेश उपचार क्या होता है, तो इनको ध्यान रखना, हमेशा ये वास्तविक होने चाहिए। संदेश उपचार जो भी हो बिल्कुल वास्तविक होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि संदेश उपचार कैसा होना चाहिए, और कैसा होने चाहिए, उपयुक्त, उपयोगी होने चाहिए, मतलब वास्तविक, विश्वसनीय, उपयोगी होने चाहिए, और आपके समझने योग्य होने चाहिए। शॉर्ट नोट में बना लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। प्राप्तकर्ता की हमने बात कर ही ली कि सक्रिय होना चाहिए, है ना। संप्रेषक कैसा होना चाहिए, जो सेंडर होता है, सेंडर क्या होता है, तो इसे मतलब सारा अपने जो क्षेत्र, जिस विषय पर ये आपके लिए मतलब कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है, तो उस विषय का पूरा इसे ज्ञान जो है होना चाहिए, ठीक है ना, और पूरी व्यवस्था इसको कंट्रोल में अपने रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक बचा कौन, संचार माध्यम। तो संचार माध्यम हम जानते हैं सरल हो, अभी हमने प्रश्न किया भी था, ये सरल होना चाहिए, कम कीमत पर हमें प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी तभी हमने बात अच्छे से कर ली थी क्वेश्चन में, और सरलता से लोगों की पहुंच में होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 10, संचार के प्रमुख तत्व कितने हैं। अब वही प्रश्न आ गया, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है। अब आप कहोगे इसमें तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो हम कैसे लगाएंगे। तो जब हमने ये प्रश्न बनाया तो ये 4 ही दिया था वहाँ पर ऑप्शन, तो मैंने बना लिया। जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा तो मुझे याद आया कि पढ़ तो मैं पहले भी चुकी हुई चीज़ें, कि हाँ ये तो 3 प्रकार का भी दिया है इसी बुक में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी आंसर सेम ही ऑप्शन मिले। तो ये 2 प्रकार का होगा, ठीक है, या सॉरी 4 प्रकार का होगा या 3 प्रकार का, कम से कम 3 प्रकार का, अधिक से अधिक होगा 6 प्रकार का, और वैसे ये 4 प्रकार का भी होता है। 4 प्रकार में कौन कौन आ जाएगा, आपके सेंटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है, मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद हम बात करें चैनल आ जाएगा, ठीक है, चैनल आ जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगी, ऑडियंस। तो ये 4 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 प्रकार का होगा तो एक चीज़ इसमें कट हो जाएगी। वो कौन सी चीज़ होगी भैया, वो होगा आपका चैनल कट हो जाएगा, तो ये 3 प्रकार का रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 3 तो होने प्रमुख है। अगर पूछा है कम से कम कितने लोग चाहिए संचार में, तो कम से कम 3 लोग, तो 3 चीज़ें चाहिए, 3 लोग नहीं, मतलब 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपका सेंटर होना चाहिए, सेंटर के पास कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए, और उस मैसेज को कोई सुनने वाला होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कब होता है, जैसे हम आपके सामने ही बैठे हो, क्लास में हम बैठे हैं और आप सामने बैठे हो, तो हमें वहाँ पे चैनल की आवश्यकता कहाँ होगी, हम तो सामने ही आपको बता देंगे सारी बात, है ना। जब हम आपस में बात करते हैं तो क्या वहाँ पर हमें कोई चैनल चाहिए होता, हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है आमने सामने जब वार्तालाप होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें चैनल नहीं चाहिए होता, तो इसलिए कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, है ना। चौथा हमें तब चाहिए जब हमारे सामने आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, आप प्रत्यक्ष रूप में हमें कंटेंट अपना भेजना है। जैसे कि इस समय हम आपके सामने नहीं है, हम आपसे क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम आपको भेज रहे हैं कंटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर चैनल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर 4 लोग चाहिए, 4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी है वैसे, लेकिन 3 प्रकार का भी होता है। प्रमुख रूप में 3 लोगों से भी मतलब हो सकता है कम्युनिकेशन। क्वेश्चन है 3 लोगों से, यहाँ पर 3 सदस्यों का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सेंडर से है मतलब, मैसेज से है मतलब, और प्राप्तकर्ता से मतलब है, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, संचार सामग्री के प्रमुख लक्षणों को अंग्रेजी के किस शब्द से वर्णित किया गया है। सीड से, स्टीड से, स्पीड से, या फिर एस से। तो एस से आप जानते हैं रस्तू का मॉडल है ना। यहाँ पर स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड होगा। संचार सामग्री के प्रमुख लक्षणों को अंग्रेजी के स्पीड शब्द से जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसमें
एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सिंपल, मतलब सरल होना चाहिए। जो भी आप कम्युनिकेशन है आपका वो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे लोग हैं उनकी तरह होना चाहिए, वहाँ के लोगों की तरह मिलता जुलता होना चाहिए, जो आसानी से इजीली वो समझ लें आपके कम्युनिकेशन को, ठीक है। प्रैक्टिकल जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कोई ऐसा तो है नहीं ऐसे खेलने कूदने का, भाई आप बड़े काम से जाते हो, आपका कुछ उद्देश्य होता है, लोगों के गाँव की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारना होता है, उनकी कंडीशन को सुधारना होता है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य होता है। तो आपको प्रैक्टिकली सिंपल जरूर रखना है लेकिन सोचना प्रैक्टिकली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, ई है। तो ई का मतलब यहाँ पर हो जाता है जो आपका कम्युनिकेशन जो भी माध्यम है कुछ भी है तो वो क्या है आपका इकोनॉमिकली होना चाहिए। इकोनॉमिकली मतलब आप मितव्ययी होना चाहिए वो चीज़, ये नहीं बहुत महंगा हो, पहुँच में ही ना हो लोगों के, तो ठीक है ना। तो इकोनॉमिकली उसको सही देख कर ही लेना चाहिए, इकोनॉमिकली, ठीक है, ओके। और लास्ट एक ई और आता है, अच्छा अभी तो 2 शब्द बचे हैं, एक ई और आता है। तो ई का मतलब होता है जो भी आपका माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, ओके। अब इफेक्टिव भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में क्या बचा आपका, पी बचा, स्पीड, अच्छा डी बचा। तो डी का जो मतलब होता है, डी का अर्थ होता है डुप्लीकेबल होता चाहिए, ठीक है, डुप्लीकेबल होना चाहिए जिसे आप दोबारा रिपीट कर सको, है ना, रिपीट कर सको उस चीज़ को। ये नहीं है एक बार आपने करा दिया और वो चीज़ खराब हो गई, खत्म हो गई। जैसे आपने क्या किया, फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड आप बना के ले गए, ठीक है, एक बार आपने समझाया, नहीं समझ में आया तो आपने दोबारा इस्तेमाल कर लिया, आप दूसरी गाँव में भी उसको ले जा सकते हो। ये नहीं कि एक ही गाँव में वो सड़कें फट गए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझने के लिए मैं देखो चीज़ें को अपनी भाषा में समझाती हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर डुप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब वो संदेश आप दोहरा सको, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डुप्लीकेबल, ओके। उंगली से लिखती हूँ भाई, राइटिंग ऐसी आती है सड़ी गली सी भाई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था, स्पीड। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, संचार प्रक्रिया की सफलता के महत्वपूर्ण गुण कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 5। संचार प्रक्रिया की सफलता के महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर बताना है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 है। तो वही आपके 3 आ गए यहाँ पर, 3 नहीं 5, ठीक है, 5 आ गए क्योंकि अभी तो हमने चर्चा की ही थी। 5 होंगे, कौन कौन से, स्पीड 5 गुण हो गए ना, स्पीड, ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5। तो ये क्या हो गए, ये 5 आपके संचार प्रक्रिया की सफलता के महत्वपूर्ण गुण कहे जाते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन सरल होगा, आपका संचार का जो माध्यम है वो सरल होगा, प्रैक्टिकल होगा, इकोनॉमिकली मितव्ययी होगा, ठीक है ना, और आपका इफेक्टिव भी होगा और डुप्लीकेबल भी होगा, आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, तभी तो मितव्ययी है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये 5 गुण है संचार प्रक्रिया के, है ना। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 13, सूचना वाहक एवं सूचना ग्राहक के बीच भौतिक पुल का कार्य करता है, संचार का संदेश करता है, संचार माध्यम करता है, फीडबैक करता है, उपयुक्त सभी। तो संचार माध्यम यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। संचार माध्यम क्या करता है, एक तो सूचना वाहक मतलब मैं वाहक हूँ, ठीक है। दूसरा सूचना ग्राहक, ग्राहक कौन हो, आप लोग हो, आप लोग ले रहे हो उसको, पढ़ रहे हो, तभी मैं भेज रही हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहा है, भौतिक पुल का कार्य कौन कर रहा है, संचार माध्यम। मैं अपने घर में बैठी हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, और अगर संचार माध्यम मतलब मेरे पास फ़ोन ना हो, मेरे पास इंटरनेट ना हो, तो मैं कैसे आपके पास भेजूंगी कंटेंट। तो ये क्या है, ये भौतिक ही तो है, फ़ोन क्या है, भौतिक वस्तु है, ठीक है ना। तो भौतिक पुल का कार्य यहाँ पर क्या कर रहा है, आप इसे फ़ोन भी मान सकते हो, फ़ोन में क्या है इंटरनेट है, आप इंटरनेट भी मान सकते हो, तभी तो पहुँच रहा है। तो भौतिक पुल का कार्य क्या कर रहा है, संचार माध्यम, सूचना वाहक मेरे बीच और आपके बीच, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, प्रारंभिक समय में संप्रेषण डैश मौखिक व लिखित होता था, मौखिक लिखित व सांकेतिक होता था, मौखिक लिखित व प्रत्यक्ष होता था, मौखिक लिखित सांकेतिक व प्रत्यक्ष होता था। कब बताना है आपको, प्राचीन समय में जो संप्रेषण होता है था, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राचीन समय में जो संप्रेषण का माध्यम था वो आपका कैसा था, वो आपका बिल्कुल एक तो आमने सामने वाला होता था, मतलब प्रत्यक्ष होता था, मौखिक होता था और लिखित होता था, ठीक है। तो मौखिक, लिखित और प्रत्यक्ष, मौखिक, लिखित तथा प्रत्यक्ष, ये ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से किसी ना किसी का गलत भी गया होगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक पढ़ रहे हो। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रारंभिक समय में संप्रेषण का माध्यम पूछा है, सांकेतिक तो हम लोग अब चीज़ों को करने लगे हैं, ठीक है ना, पहले यही होता था, ओके। या फिर बहुत ही समय पहले जब भाषा वगैरह थी नहीं, तब लोग जो क्या करते थे, तब उनके पास जब शब्द ही नहीं थे तो वो अपने इशारे में बातें करते होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर संचार का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम पूछा है कि पहले कैसा होता था, तो मौखिक होता था, ठीक है, लिखित होता था और प्रत्यक्ष होता था, ओके। सांकेतिक को बाद में जोड़ा गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मौखिक, लिखित। डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, बुक में आपके सी ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बकाया मैं एक बार चेक करके बता दूंगी,
ठीक है। प्रारंभिक समय में, वैसे मैं पूरा श्योर हूँ यही है, मौखिक लिखित प्रत्यक्ष ही होता था। ये सांकेतिक बाद में जोड़ा गया है प्रशासनिक शिक्षा में। ठीक है, यहाँ पर सी ही ऑप्शन सही होगा। ये बाई चांस धोखे से डी ऑप्शन हो गया है, सी ही है, आप ध्यान रखिएगा। इसे पहली बार मैं कल बता दूंगी, बकाया सच यही है कि मैं जो बता रही हूँ वही सही है। मॉडल का अभिप्राय है निर्देशन, स्पष्टीकरण, भविष्य कथन या फिर उपर्युक्त सभी। मॉडल का अभिप्राय क्या है? तो मॉडल हम क्यों बनाते हैं भाई? सही निर्देशन के लिए, स्पष्ट होता है और वो भविष्य का कथन भी बताता है, तभी तो मॉडल तैयार करते हैं कि आगे उसका क्या प्रयोग हो सकता है ना। आप जानते हो बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं, सब लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हर बड़े बड़े कंपनी वाले अपनी कंपनी का मॉडल बना के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्य के लिए बताते हैं कि आप इसका प्रयोग करें और भविष्य में आपके ये काम आएगा। भाई भविष्य के लिए तो मॉडल ले जा रहे हो बना के, है ना। तो यहाँ पर डी, और वो स्पष्टीकरण देता है उस चीज़ का कि वो किस काम का है ना, गाइड करता है कहीं ना कहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, एसएसए मॉडल में एसएसए मॉडल निम्न में से किसका है? केनेथ ब्रुक का है, अरस्तु का है, सेमन वीवर का है, निम्न में से कोई नहीं। तो ये किसका है? एसएसए मॉडल किसका है? अरस्तु महोदय जी का है। ठीक है, अब हम जो भी मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, उसके विषय में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे जिससे आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो जाए। तो एसएसए मॉडल जो है किसका है? अरस्तु महोदय का है। अरस्तु महोदय का ये मॉडल है। और ये कब शुरू किया, जब कब का मॉडल है? कम से कम 2300 ईसा पूर्व का। ठीक है, 2300 वर्ष पूर्व का ये मॉडल है। ठीक है, वर्ष पूर्व का ये मॉडल है, ध्यान रखिएगा। इसको हम अरिस्टोटलीय मॉडल के नाम से भी जानते हैं, अरस्तु मॉडल भी कहते हैं हम इसको, अरस्तु मॉडल भी हम इसको कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें, ये कहाँ के निवासी थे अरस्तु जी? तो ये ग्रीक के निवासी थे। ओके, ग्रीक के ये निवासी थे, ये दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक है। इन्होंने 3 तत्व बताए संचार के। तो ये 3 तत्व किसने बताए? 3 तत्व बताए थे, तत्व बताए थे संचार के। कौन कौन से तत्व थे? वो थे आपके, एक तो स्पीकर, एस का मतलब हो गया स्पीकर, दूसरे एस का मतलब हो गया क्या? स्पीच, और तीसरे का क्या हो गया? ऑडियंस। मतलब सबसे पहले वक्ता होता है, फिर भाषण होता है, फिर ऑडियंस, मतलब कौन? श्रोतागण, जिसे हम जनता कह सकते हैं। ठीक है, श्रोतागण होते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, ये 3 होते हैं। इन्होंने ये मॉडल में बताए थे कि 3 तत्व होते हैं संचार के, वक्ता, भाषण और श्रोतागण। ठीक है, इन तीनों तत्वों को क्या माना है इन्होंने? आवश्यक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया। किसका? संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्व बताए इन तीनों के लिए। किसके लिए? स्पीकर को, स्पीच के लिए और ऑडियंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? फेस टू फेस संचार होता है, आमने सामने। ऐसा संचार केवल फेस टू फेस होता है। अगर आपसे पूछा जाए अरस्तु का मॉडल किस तरीके के संचार का उदाहरण है, तो आमने सामने, जो आपके डायरेक्ट होता है ना, आमने सामने वाला, वो उस संचार का ये जो है उदाहरण। ठीक है ना। पहला व्यक्ति क्या होता है? कहने वाला होता है। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? सुनने वाला होता है। ठीक है ना। और जो ऑडियंस होती है, उल्टा बोल दिया मैंने, पहला जो है कहने वाला होता है, तीसरा व्यक्ति सुनने वाला, ऑडियंस सुनने वाली होती है। और बीच में क्या होता है? स्पीच होता है, जो वो बोल रहा है उसी को तो सुनेगा, है ना। तो यहाँ पर अरस्तु को हमने सुना। और यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 है, ये किसने कहा है कि संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है तथा अनुभूति पर आधारित होता है? केनेथ ब्रुक ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, सेमन वीवर ने कहा है, ये उपर्युक्त सभी ने कहा है। तो ये प्रश्न किससे आया है? केनेथ ब्रुक के मॉडल से आया है। केनेथ ब्रुक ने क्या कहा है? अनुभूति पर आधारित बताया है। किसे? संचार को। अनुभूति मतलब जो हम महसूस कर रहे हैं, अनुभूति उसी को तो कहते हैं, तो उस पर आधारित इन्होंने बताया। तो इन्होंने कितने तत्व बताए हैं पूछा जाए? देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो इन्होंने 5 तत्व बताए हैं। अभी अरिस्टोटल ने कितने बताए थे? 3 तत्व बताए थे संचार के, इन्होंने 5 तत्व बताए संचार प्रक्रिया के। ठीक है ना। जानना चाहोगे कौन कौन से? तो सबको को पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कार्य बताया है इन्होंने, फिर पृष्ठभूमि बताई है, ओके, पृष्ठभूमि बताई है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? संचारक बताया है, संचारक। ओके, उसके बाद संचार माध्यम बताया है, ओके, संचार माध्यम बताया है। और उसके बाद उसका उद्देश्य बताया, जो भी संचार है उसका उद्देश्य। तो ये 5 तरीके का इन्होंने बताया। उद्देश्य भी लिख लीजिएगा, 5वां उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य। ओके, उद्देश्य मैं शॉर्टली लिख देती हूँ जल्दी क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन बहुत जल्दी भर जाती है और उंगली से लिखो तो बिल्कुल जल्दी से स्क्रीन भर जाती है। तो 5 तत्व बताए किसने? केनेथ ब्रुक ने। और इन्होंने अनुभूति पर आधारित बताया है, जहाँ पर इन्होंने एक एजेंट की भी चर्चा की है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इन्होंने कहा जो ग्रहण करता होता है वो रिसीवर होता है और वितरक कौन होता है? एजेंट होता है। तो इन्होंने जो मतलब श्रोता है उसको क्या कहा है? एजेंट कहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एजेंट। केनेथ ब्रुक का मॉडल था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसने अपने मॉडल के 5 सहयोगी नहीं, यहाँ पर संयोगी होगा, संयोगी तत्व बताएं। ठीक है, संयोगी तत्व किसने बताए हैं? क्या सेमन वीवर ने बताया, केनेथ ब्रुक ने बताया, बेस्ले मैकिन ने बताया, या फिर उपर्युक्त सभी ने बताए? तो ये
देखो 5 तत्व तो सभी ने दिए हैं, ठीक है ना, 5 तत्व तो सभी ने दिए हैं। सेमन बीवर ने भी 5 ही दिए हैं, केनेथ ब्रुक ने भी 5 ही दिए, बेस्ले मैकिन ने भी 5 ही तत्व दिए हैं, जिसमें स्रोत, प्रसारक, संकेत प्राप्तकर्ता या गंतव्य कहीं में दिया है, कहीं उद्देश्य दिए हैं, कहीं मतलब थोड़ा बहुत चेंज है सभी का, ठीक है। लेकिन है 5 तरीके की, लेकिन इतना डीपली पूछेगा नहीं, तो इसलिए मैंने भी इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की। लेकिन मेन चीज़ क्या है जो मैंने प्रश्न में पूछा है, सहयोगी तत्व जो पूछा है, तो ये बेस्ले मैकिन मॉडल का है, ठीक है ना। बेस्ले मैकिन ने स्पेशली इस शब्द की चर्चा की है कि जो मेरा मतलब जो इनका मॉडल है, इसमें 5 सहयोगी अंग इन्होंने अपने मॉडल के बताए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर प्रश्न मिले तो ये आप अपना आंसर करोगे सी ऑप्शन। बकाया सेमन बीवर ने भी, केनेथ ब्रुक ने भी, बेस्ले ने भी 5 तत्व बताए हैं, लेकिन सहयोगी अंक शब्द का प्रयोग किसने किया है अपने मॉडल का, जैसे अगर डेफिनेशन की तरह अगर पूछा जाए तो ये किया है बेस्ले मैकिन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बेस्ले मैकिन का मॉडल है उससे प्रश्न का क्वेश्चन है 19। कैली नहीं होगा, यहाँ पर टेलीग्राफी होगा। टेलीग्राफी क्या होता है? टेलीग्राफी तथा गुप्त संदेशों को भेजने में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कई बार ऐसा होता है, वकील के कुछ केस होते हैं जिसमें गुप्त संदेश आते हैं कि वो संदेश हर कोई ना पढ़ सके, ठीक है ना। तो वो बेस्ले मैकिन प्रक्रिया में होता है, बेस्ले मैकिन मॉडल प्रक्रिया में होता है। मतलब सिर्फ इतना याद रखना है आपको, गुप्त संदेश भेजना है, या टेलीग्राफी किसमें होती है, इतने ये सारे मॉडल हैं उनमें, ठीक है। सेमन बीवर मॉडल प्रक्रिया, केनेथ ब्रुक मॉडल प्रक्रिया, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये किसमें होती है? ये होती है आपके बेस्ले मैकिन मॉडल में। क्या होता है? गुप्त संदेशों का या फिर टेलीग्राफी की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है बेस्ले मैकिन मॉडल के विषय में, ठीक है ना। यहाँ पर एनकोडिंग और डिकोडिंग शब्दों को जोड़ा जाता है संदेश में। एनकोडिंग अभी हमने बताया, जो भेजने वाला है मैसेज, और डिकोडिंग जो प्राप्त करता है अपनी भाषा में जब समझ के भेजता है, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो वो किसमें होता है? बेस्ले मैकिन मॉडल प्रक्रिया में ये चीज़ होती है, ठीक है ना। बकाया सेमन बीवर मॉडल भी आप जानते हो, सेमन बीवर जो मॉडल होता है इसमें भी 5 तत्व बताए गए हैं इस मॉडल का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, निम्न में से वह संचार कौन सा है जो आमने सामने ही हो सकता है? अरस्तु मॉडल है, केनेथ ब्रुक मॉडल है, सेमन बीवर मॉडल है, निम्न में से कोई नहीं। तो अभी हमने जस्ट बताया आमने सामने संचार किसका हो सकता है? अरस्तु मॉडल का। अरस्तु मॉडल का संचार जो होता है एसएसए मॉडल, वो क्या होता है? फेस टू फेस वार्तालाप पर आधारित होता है, जिसमें पहला व्यक्ति बात कहने वाला होता है, तीसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है, और बीच में क्या होता है? बीच में स्पीच होती है, भाषण होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, संचार का वह मॉडल जो अनुभूतियों पर आधारित होता है? सेमन बीवर मॉडल, केनेथ ब्रुक मॉडल, केवल बी या डी है? ए और बी दोनों सही। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सेम हो गया है थोड़ा सा। केनेथ ब्रुक मॉडल जो होता है अनुभूति पर आधारित होता है, और सारे फ्रेश प्रश्न है, एक रिपीट हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, संचार का वह मॉडल जिसमें प्रेषक के पास ज्ञान का स्रोत होता है, जिसको वह संकेत या शब्दों के माध्यम से प्रेषित करता है, कहलाता है? केनेल मॉडल, सेमन बीवर मॉडल, लीगन्स मॉडल, या फिर निम्न में से कोई नहीं। संचार का वह मॉडल जिसमें प्रेषक के पास ज्ञान का स्रोत होता है, ठीक है ना, प्रेषक के पास ज्ञान का स्रोत होता है, जिसको वह संकेत या शब्दों के माध्यम से क्या करता है? माध्यम से प्रेषित करता है, क्या कहलाता है? तो यही आपका होगा सेमन बीवर मॉडल, जिसकी चर्चा अभी तक हमने नहीं की थी। सेमन बीवर मॉडल में तत्व तो 5 होते हैं, इतना याद रखना है। बकाया सेमन बीवर मॉडल एक ऐसा मॉडल माना जाता है जिसमें प्रेषक के पास ज्ञान का स्रोत होता है, ठीक है ना, स्रोत होता है, जिसको वह संकेत एवं शब्दों के माध्यम से, संकेत के माध्यम या शब्दों के माध्यम से, संकेत और शब्दों को पकड़िएगा, ठीक है ना। तो ये सेमन बीवर मॉडल है। छोटे छोटे शब्दों का ही खेल है, बकाया तो सब मॉडल ही है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है ना। तो थोड़ा बहुत शब्दों से ही क्वेश्चन जो है आपको फंसाएगा। क्वेश्चन 23 है, टेलीग्राफी तथा गुप्त संदेशों को भेजने में ये संचार प्रक्रिया विशेष रूप से अपनाई जाती है बेस्ले मैकिन मॉडल में, अरस्तु मॉडल में, ब्रुक मॉडल में, बालू मॉडल में। तो कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बेस्ले मैकिन। कैसे भी ऑप्शन डाल दिए जाए, आपको बेस्ले मैकिन को याद रखना है। अभी आपको कुछ न्यू प्रश्न मिलेंगे, ये रिपीट हो गए थोड़े से PYQ। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, निम्नलिखित में से वह मॉडल जो बेस्ले मैकिन मॉडल से मिलता जुलता है। देखो अब नए प्रश्न शुरू हो गए यहाँ से, ठीक है ना। अब ये 2 या 3 प्रश्न रिपीट हो गए। निम्नलिखित में से वह मॉडल जो बेस्ले मैकिन मॉडल से मिलता जुलता है कौन सा है? बर्लो मॉडल है, धामा मॉडल है, लीगन्स मॉडल है, या फिर उपर्युक्त सभी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, बर्लो मॉडल, ठीक है। बर्लो मॉडल जो है बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बर्लो मॉडल है वो किसके? बेस्ले मैकिन मॉडल से जुड़ता है, मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है? वैसे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। जो आपका बर्लो मॉडल है, ठीक है, बर्लो मॉडल में क्या किया गया है? संकेतकर्ता और संकेतवाचक 2 शब्दों को जोड़ा गया है, जो कि इसमें नहीं है,
जो कि किसमें नहीं है, बेसले मैकीन में नहीं है। तो यही अंतर है, ठीक है ना। मतलब संकेतकर्ता तो है उसमें, लेकिन संकेत वाचक नहीं है, ठीक है, संकेत वाचक, तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। इसमें जो बेसले मैकीन है उसमें किसको जोड़ा गया है, उसमें जोड़ा गया है संकेतकर्ता को, ठीक है, संकेतकर्ता, और इसमें क्या है, संकेत वाचक है। तो बात एक ही है, बस शब्दों का हेरफेर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25, बर्लो मॉडल कितने तत्वों पर आधारित होता है, 2 तत्वों, 4 तत्वों, 5 तत्वों या फिर 6 तत्वों। तो लगभग सभी जो है 5 तत्वों पर है, लेकिन जो बर्लो मॉडल है वो 6 तत्वों पर आधारित है, ठीक है ना। 6 तत्वों पर, जिसमें सोर्स आ जाएगा, वही सोर्स मतलब स्रोत या फिर आईडी आप कह सकते हो, फिर इसके बाद एनकोडर आता है, फिर मैसेज आता है, फिर चैनल आता है, डिकोडर और फिर रिसीवर। लगभग सबका सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। क्वेश्चन है 26, संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषण कोई संदेश चुनकर उसे विशेष रूप से अलंकृत करके प्रतिपादित करता है। ये कथन किसका है, बर्लो का है। एक सेकंड, प्रश्न को थोड़ा ओके। संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषण कोई संदेश चुनकर उसे विशेष रूप से अलंकृत करके प्रतिपादित करता है। ये कथन किसका है, बर्लो का है, अरस्तू का है, धामा का है, लीगन्स का है। तो धामा का है। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिख भी गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप याद कर लो चीज़ों को, एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन ये हमारा यहाँ पर थोड़ा क्या है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है ना। तो संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषण कोई संदेश चुनकर संप्रेषण करता होगा, यहाँ पर उसे विशेष रूप से अलंकृत करके प्रतिपादित करता है। ये कथन किसका है, धामा का है। धामा होगा, धामा लिखा है। क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किसे के मॉडल में प्रतिपादन और श्रोताओं की प्रतिक्रिया को अलग से जोड़ा गया है, धामा के मॉडल में, लीगन्स के मॉडल में, अरस्तू के मॉडल में, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। किसके मॉडल में प्रतिपादन और श्रोता की प्रतिक्रिया को अलग से जोड़ा गया है, प्रतिपादन और श्रोता की प्रतिक्रिया, इन शब्दों को जोड़ा गया। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, लगभग हमने क्या बताया, सभी में आपको आइडिया मिलेगा या फिर स्रोत मिलेगा, आइडिया की जगह कहीं कहीं प्रेषक मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, ठीक है ना। बकाया तो वही चलेगा आपका, कहीं संचारक को एजेंट कह दिया गया है, हमने बताया था आपका केनेथ ब्रुक में उन्होंने संचारक को एजेंट कहा है, ठीक है ना। तो ये सब जगह बकाया है, चीज़ सेम ही है, ठीक है ना। कहीं एनकोडर कहा गया है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, सेम ही, बस थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया गया है हर मॉडल में, बकाया कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि किसके मॉडल में प्रतिपादन और श्रोता की प्रतिक्रिया को अलग से जोड़ा गया है। तो धामा के मॉडल में जोड़ा गया है, लीगन्स के मॉडल में जोड़ा गया है, या अरस्तू के मॉडल में जोड़ा गया है, या फिर उपर्युक्त में से निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, लीगन्स के मॉडल में ऐसा किया गया है। लीगन्स में के मॉडल में प्रतिक्रिया और प्रतिपादन शब्द को अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 28, लीगन्स द्वारा प्रतिपादित मॉडल है त्रियक मॉडल, आयत मॉडल, वृत्ताकार मॉडल, या फिर आयताकार मॉडल। लीगन्स के मॉडल की बात हो रही है। देखो, बेस्ले मैकीन ने 5 संयोगी तत्व बताए, ठीक है, और यहाँ पर लीगन्स ने भी तत्व बताए हैं, दो संयोगी तत्व बताए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये संयोगी तत्व भी आपको याद रखने होंगे कि किसने कितने बताए हैं। तो इन्होंने 2 संयोगी तत्व, जो अभी आपने बताया था पीछे की क्वेश्चन में, कि इन्होंने 2 संयोगी तत्वों को जोड़ा है। कौन सा, एक तो श्रोता की प्रतिक्रिया और प्रतिपादन, ठीक है ना, इनको अलग से जोड़ा है। तो ये 2 संयोगी तत्व इनके अलग हैं। तो लीगन्स द्वारा यहाँ पर जो प्रतिपादित मॉडल है वो है किस तरीके का, कि त्रियक है, आयत है, वृत्ताकार है, या फिर यहाँ पर आयताकार होगा। तो यहाँ पर आकार आपको बताना है। तो इनका मॉडल कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, इस तरीके का मॉडल समझ लो आप, ये क्या है, इनका मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, संचारक हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रोता प्रतिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रोतागण हो जाएंगे, यहाँ पर ये माध्यम हो गया, ठीक है, माध्यम हो गया। इसके बाद ये संदेश हो जाएगा और ये संकेतीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मॉडल है। यहाँ पर क्या है, संचारक हो जाएगा, संचारक सबसे पहले संदेश होगा, संदेश होगा, फिर संचारक होगा और संदेश को भेजने वाला, फिर श्रोता की प्रतिक्रिया होगी, इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। श्रोतागण होंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आपका कैसा है, ये आपका वृत्ताकार हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 29, SMCRE मॉडल के प्रतिपादक कौन है। SMCRE मॉडल के प्रतिपादक कौन है, सूपे हैं, लॉसवेल हैं, रणजीत सिंह है, निम्न में से कोई नहीं। तो SMCRE जो मॉडल है वो दिया है, ये दिया है आपके सूपे महोदय ने दिया है, सूपे महोदय द्वारा दिया गया है। अच्छा,
CRE मॉडल हम इसको क्यों कहते हैं इस तरीके से। तो और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शब्द तो सभी में दिए हैं। इसमें एस का मतलब क्या हो गया भाई, सोर्स हो गया, ठीक है, सोर्स हो गया। दूसरा एम का मतलब हो गया मैसेज, ठीक है, मैसेज हो गया। सी का मतलब क्या हो गया, चैनल हो गया। आर का मतलब क्या हो गया, आपका रिसीवर हो गया। और ई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इफेक्ट हो गया, ठीक है, SMCRE। तो वही सारी चीज़ें सभी ने दी हैं। तो करते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 30, जिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्तकर्ता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं। प्रसार, शिक्षा, संचार प्रभाव, संचार मॉडल, निम्न में से कोई नहीं, जिसको हम संचार प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 31, संचार के प्रारूप में मुख्य 5 चरणों को समाहित किसने किया है। लॉसबेल ने, दहामा ने, सेमन बीवर ने, या फिर उपर्युक्त सभी ने। संचार के प्रारूप में मुख्य 5 चरणों को किसने समाहित किया है, आपको ये बताना है। तो ये किसने किया है, दहामा ने किया है। एक सेकेंड, यहाँ पर लॉसबेल का भी आपका 5W वाला मॉडल है ना, 5 तत्वों की बात की है। दहामा की भी है, सेमन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। शेमन बीवर ने भी 5 तत्व बताए हैं, तो तत्व ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। संचार के प्रारूप में 5 तत्वों को किसने समाहित किया है, मुख्य 5 तत्वों को, तो सभी ने किया है। लॉसबेल ने भी किया है, दहामा ने भी किया है, सेमन बीवर ने भी किया है, ठीक है। तो सभी के 5 तत्व हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 5 का के नाम से किसका मॉडल है जो जाना जाता है। 5 का के नाम से जाना जाता है सेमन बीवर मॉडल, लॉसबेल मॉडल, रणजीत मॉडल, या फिर दहामा मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर 5W भी मिल सकता है आपको, 5W। तो किसका, ये आपका लॉसबेल का मॉडल है। तो 5 का मॉडल किसका है, लॉसबेल का है। हमने चर्चा की किसका, लॉसबेल का ये मॉडल है। तो लॉसबेल में है क्या, सबसे पहले क्या है, हु, ठीक है, हु है। दूसरे में क्या है, व्हाट। अभी मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तीसरे में क्या है, हुम, ठीक है, हुम। मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, हुम। उसके बाद क्या हो गया इसमें, बिच रह गया, एक सेकेंड, बिच, ठीक है, बिच वाला रह गया, एक सेकेंड, ठीक है। चौथा क्या है इसमें, हुम। ओके, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। ओके, और लास्ट में क्या हो गया, विद वॉट इफेक्ट, मतलब वॉट इफेक्ट, विद वॉट कर लो, ठीक है, विद वॉट इफेक्ट, वॉट इफेक्ट, ठीक है, ये 5वां हो गया। ओके, तो आप समझ रहे हो, हु मतलब कि कौन, ठीक है ना। संचारकर्ता जो है उसके लिए कहा गया कि कौन क्या कह रहा है, ये देखो, ठीक है ना। किस माध्यम से कह रहा है, ठीक है, इन विच चैनल, किसको कह रहा है, ठीक है, टू हुम, और विद द इफेक्ट, मतलब किस इफेक्ट के साथ, किस प्रभाव के साथ कह रहा है। तो ये 5 किसने बताए हैं, लॉसबेल ने बताए हैं, ठीक है ना। कि जो संचारकर्ता होता है वो कौन है, क्या कह रहा है, मतलब पहले कौन है ये जानो। भाई आपके गांव में आया कोई भी व्यक्ति, उसने कह दिया हम इसलिए आए, क्या विश्वास कर लोगे, नहीं, पहले आप उसको देखना है भाई है कौन व्यक्ति, है ना। अब मोदी जी भाषण दे तो बात अलग ही होती, तो पहले ये देखो व्यक्ति कौन है ना। उसके बाद वो कह क्या रहा है, उसकी बात सुनो, ठीक है ना, किस माध्यम से कह रहा है ये देखो, ठीक है ना। और उसके बाद किसको कह रहा है, भाई आपको कह रहा होगा तभी तो आप सुनोगे, नहीं तो आप अपना काम करो, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना। और यहाँ पर फिर बाद में कि विद वॉट इफेक्ट, मतलब किस प्रभाव के साथ आप कह रहे हो, ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ें जो है लॉसबेल मॉडल में जो है मायने रखती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित संचार में वह संचार मॉडल जो संदेश का संकेतीकरण करके उसे संचार माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। लॉसबेल मॉडल, रणजीत मॉडल, बीबर मॉडल, या फिर निम्न में से कोई नहीं। प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित संचार में वह संचार मॉडल जो संदेश का संकेतीकरण करके, ठीक है, संकेतीकरण, ठीक है, एनकोडिंग करके उसे संचार माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता, मतलब जो डिकोडर है, ठीक है ना, उसके तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसे हम क्या लॉसबेल मॉडल कहेंगे, रणजीत मॉडल कहेंगे, बीबर मॉडल कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रणजीत मॉडल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है, रणजीत मॉडल जो है इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 34, संचार का वह मॉडल जिसमें 6 तथ्यों का संचार आवश्यक बताया गया है। रणजीत मॉडल, रणजीत सिंह का जो मॉडल है वो, IP तिवारी का मॉडल है वो, लीगन्स मॉडल है, ऊपर सभी। तो देखो 5 वाला भी हमने आपको अभी करा दिया, ठीक है ना। किसका था, सेमन बीवर का था, आपको बताया था। और जो ब्रुक थे उनका भी था। तो ये आपको याद रखना है कि किसका 5 तत्वों का मॉडल था, अभी अरस्तु का 3 तत्वों का था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तत्वों का, रणजीत सिंह, IP तिवारी और लीगन्स, इन लोगों के मॉडल के कितने, 6 तत्व हैं। लॉसबेल का भी 5 तत्वों पर ही आधारित है, ठीक है। लॉसबेल, कॉर्नब्रुक, और अभी हमने क्या बताया था, सूपे बताया था,
एमसीआरई मॉडल किसका था? सूपे का। हाँ, वो भी 5 तत्वों का था, ठीक है ना। एसएमसीआरई मॉडल वो भी 5 तत्वों पे। तो ये भी आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि किसका मॉडल कितने तत्वों का है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2 संयोगी तत्व किसने बताए थे अपने संचार में? हमने वो भी आपको बताया। और हमने ये भी बताया था कि 5 संयोगी तत्व किसने बताए अपने संचार में। तो ये सारे प्रश्नों को अलग अलग शॉर्ट नोट में बना लेना। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर 35, संचार प्रक्रिया को लट्टू के समान किसने बताया है? ठीक है, लट्टू के समान प्रोफेसर आईपी तिवारी ने, ठीक है, रणजीत सिंह ने, फ्रैंक ई एक्स ने, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो ये फ्रैंक ई एक्स ने लट्टू के समान बताया है, मतलब अपनी संचार प्रक्रिया को, ठीक है ना, लट्टू के समान बताया। ध्यान रखिएगा, लट्टू जैसे कि इस तरीके से संचार मॉडल होता है इनका, जैसे लट्टू नहीं बढ़ता चला जाता है इस तरीके से, तो लट्टू की तरह घूमता हुआ। इसको हम नृत्य प्रारूप के नाम से भी जानते हैं, नृत्य प्रारूप, ठीक है, नृत्य प्रारूप, क्योंकि ये लट्टू जो है घूमता रहता है ना नृत्य की तरह इस तरीके से। तो ये किसका है? फ्रैंक का मॉडल है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर 36, संचार भूतकाल से प्रभावित होता है व इसमें प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है, ये कहा है रणजीत सिंह ने, लॉसवेल ने, फ्रैंक ई एक्स ने, निम्न में से किसी ने नहीं। तो ये कहा है फ्रैंक ई एक्स ने, जिसने लट्टू के समान मॉडल दिया है, नृत्य प्रारूप दिया है अपने मॉडल का। इन्हीं ने कहा है कि संचार भूतकाल से प्रभावित होता है व इसमें प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है। ये बिल्कुल सही है कि संचार हम जो पहले से चीज़ें देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं हमें जो कमियां दिखती हैं, जैसे मान लो पहले रूढ़िवादी चीज़ों को हम लोग खत्म करते हैं, तो वो पुरानी चीज़ें हैं, पर हम क्या करते हैं, हर बार उसको खत्म करने के लिए कुछ नया ऐड करते हैं, जिससे पुरानी चीज़ें खत्म हो जाएं। जो गलत चीज़ें हैं, जो सही हैं, उन्हें तो चलाते ही हैं। क्वेश्चन है 37, संचार का नृत्य प्रारूप दिया है फ्रैंक ई एक्स ने, केनेथ ब्रुक ने, सेमन वीवर ने। तो ये आदि हो गया होगा, फ्रैंक ई एक्स ने दिया है। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, संचार की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है माध्यम से, संदेश से, प्रतिक्रिया से, निम्न में से सभी से। तो संचार की सफलता तो आपको तभी पता चलेगा जब प्रतिक्रिया आई, है ना। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आज की क्लास थोड़ी डगमग हो रही है मेरे से, थोड़ी सी, क्योंकि आप जानते हो मैं इस समय बहुत सारी समस्याओं से गुजर रही हूँ, लेकिन सही है, सब सही है फिलहाल, लेकिन थोड़ा है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी तो सही है, मतलब जितना चाह रही हूँ उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 39 क्वेश्चन जो है, संचार तब सफल होता है जब श्रोता उसे समझ लेता है, प्रभावित होता है, प्रतिपुष्टि देता है या उपयुक्त। तो सभी सही है। तो संचार तभी सफल होगा जब समझ ले, प्रभावित हो, प्रतिपुष्टि दे और उपयुक्त। वैसे तो सभी ही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। डी ऑप्शन सही है। समझ मान लो हमने कोई भी चीज़ है आपको पढ़ाई, आपने समझी नहीं सही से, नहीं समझ आई, चाहे मेरा तरीका अच्छा नहीं था, चाहे जो भी रीज़न हो, पर आपको समझ नहीं आई, ठीक है ना, तो हमारा संचार, हमारा पढ़ाना बेकार हो गया, लेकिन आपने समझ लिया तो सफल हो गया, ठीक है। आप प्रभावित हुए, आपने दोबारा भी हमारी वीडियो का वेट किया, मतलब अच्छी बात है ना। अब आपने प्रतिपुष्टि भी दी कि हाँ वेरी नाइस क्लास मैम, आते हैं कमेंट आपके अच्छे अच्छे, तो ये सब क्या है, तो पर एक तो सभी हो जाएगा भाई, संचार हमारा सफल हो गया, आपने इतना सारा किया। तो क्वेश्चन है 40, श्रोता की प्रतिक्रिया सदैव अच्छी होती है, बुरी होती है, अच्छी या बुरी हो सकती है, सभी गलत है भाई, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मान लो कभी हमने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो आपके कमेंट ये भी आते हैं कि मैम आपने ये चीज़ गलत बता दी, कोई भी धोखे में, चाहे बाई मिस्टेक ही हो गया हो, है ना, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं। तो अच्छी भी हो सकती है प्रतिक्रिया आपकी, बुरी भी हो सकती है ना। तो सी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 41, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि कितने प्रकार की देखी जा सकती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की? तो ये होता है लगभग आपके 4 प्रकार का, ठीक है। प्रतिक्रिया जो प्रतिपुष्टि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपके उत्तर के तथ्यों के आधार पर, ठीक है, उत्तर के तथ्यों के आधार पर, ठीक है, तथ्यों के आधार पर होता है, ठीक है, आधार पर। दूसरी जो आपकी होती है, ठीक है, दूसरी जो होती है वो सूचना की प्रवृत्ति के आधार पर होती है, सूचना प्रवृत्ति के आधार पर, सूचना प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है, आधार पर। तीसरी जो होती है आपकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष फीडबैक, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और आप सामने ना भी हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है, परोक्ष, ओके, ठीक है। और चौथा जो आपका होता है लास्ट, वो होता है स्वतः एवं प्रायोजित प्रकार का। स्वतः मतलब खुद ही प्राप्त हो जाता है, कई बार हमें समझ में आ जाता है कि हमने गलत तरीके से काम किया है, ठीक है ना। तो स्वतः एवं प्रायोजित प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 42, मनुष्य के पास डैश संप्रेषण एक ऐसा गुण है जो अन्य प्राणियों से उसे भिन्न करता है। मनुष्य के पास डैश संप्रेषण का एक ऐसा गुण है,
ठीक है। सामाजिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, निम्न में से कोई नहीं, तो यहाँ पर शाब्दिक संप्रेषण होगा। हम लोग बोल सकते हैं जानवरों की बेशक अपनी भाषा है, ठीक है, लेकिन वो लगभग हर किसी को समझ नहीं आती, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, ठीक है। तो मनुष्य के पास क्या है, शाब्दिक संप्रेषण जो है एक अलग गुण है। क्वेश्चन है 43, समाज के प्रत्येक व्यक्ति डैश की प्रवृत्ति के लिए संप्रेषण एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की डैश पूर्ति के लिए, अच्छा डैश पूर्ति के लिए संप्रेषण एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। शारीरिक पूर्ति, अनिवार्य आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो यहाँ पर अनिवार्य आवश्यकताएं होगा। क्यों होगा, देखो प्रश्न आप सही से पढ़ो। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए संप्रेषण एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। भाई हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमें भी पानी चाहिए तो हम अपनी चाहे खुद ले लेंगे या फिर हमारी बेटी है, किसी को भी हम जो है लगता है कि मुझे एक गिलास पानी दे सकता है तो उसको एक बार कह दो कि मुझे पानी दे दो, ठीक है। तो ये क्या, ये हमने क्या किया, संचार संप्रेषण किया, मतलब हमने बोला, ठीक है ना, अपनी बात को कहा दूसरे से। तो ये क्या है, हमारी अनिवार्य आवश्यकता थी पानी। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संप्रेषण एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन है 44, संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है परंतु कई बार डैश इसमें बाधक होती है। भाषा की समस्या, आवश्यकता, सामाजिकता या फिर उपर्युक्त सभी। तो भाषा की समस्या, ठीक है, जो है भाषा की समस्या, ये ऑप्शन यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ये ऑप्शन जो है, भाषा की समस्या क्या होती है, संचार में बाधक होती है। हर किसी की भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो जरूरी नहीं हमारे देश में सबको हिंदी आती हो, ठीक है ना, या हमें हिंदी आती है तो जरूरी हमें और भाषाएं नहीं आती। तो संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, परंतु कहीं कहीं क्या होता है, कई बार हमें जो इसमें भाषा की जो समस्या होती है ना, ये बाधक हो जाती है। ओके। क्वेश्चन है 45, इस प्रचार कार्य में संचार का महत्व है नए ज्ञान के लिए, शोध संबंधी खोज के लिए, तकनीकी विकास की जानकारी के लिए, निम्न में से सभी। तो यहाँ पर प्रचार कार्य तो इसीलिए होता है भाई, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है, शोध संबंधी खोज के लिए होता है, या फिर तकनीकी विकास की जानकारी किसान आदि को, ग्रामीण लोगों को दी जाती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, संचार कार्य में जितना उत्तम संप्रेषण होगा उतना ही डैश शीघ्रता से लोग आपकी बात सुनेंगे, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, समाज का विकास होगा, ठीक है, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। संचार कार्य में जितना उत्तम संप्रेषण होगा उतना ही समाज का विकास होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, नए ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में प्रेषित करता है प्रचार कार्यकर्ता, सहायक कार्यकर्ता, ग्रामीण कार्यकर्ता या निम्न में से सभी। तो नए ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में कौन प्रेषित करता है, भाई प्रचार कार्यकर्ता कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में ही कार्य करता है, ठीक है। बेशक वो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन क्या है, ये कहीं ना कहीं कार्य शिक्षा की तरह ही करता है, ठीक है। क्वेश्चन है 48, भाषा क्या है, एक डैश ज्ञान है, संकेत है, कोड है, उपयुक्त सभी। तो भाषा क्या है, एक कोड है, ठीक है ना, जो हमारी भाषा है वो हमारा एक तरीके का कोड है, और आप समझ रहे हो तो मतलब आपका भी कोड है, लेकिन ज़रूरी नहीं इस कोड को हर कोई समझ पाए, ठीक है ना। जैसे कोड होता है वो हर कोई नहीं समझ पाता, तो हिंदी भाषा वही समझ सकता है जिसको आती होगी हिंदी, और नहीं आती होगी, नहीं समझ पाएगा, तो वो एक तरीके का हमारा कोड हो गया कि वो हिंदी भाषा ही समझ पाएंगे। क्वेश्चन है 49, एक व्यक्ति अपने क्रियाशील समय का करीब 70% समय डैश संप्रेषण में व्यय करता है, लिखित, शाब्दिक, सांकेतिक या उपयुक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, शाब्दिक संप्रेषण करते हैं, है ना। एक व्यक्ति अपनी क्रियाशील समय का करीब 70% समय क्या करता है, शाब्दिक संप्रेषण में व्यतीत करता है। क्वेश्चन यहाँ पर 50 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। एक बार मैं सभी से कहूँगी चैनल को लाइक कर दें, चैनल को अपने मित्रों को शेयर कर दें, और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे क्लास आगे आपको अच्छी मिलती रहे। ओके, सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है हमारे आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन है 50, भाषा क्या है, एक ज्ञान है, अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके, तो क्वेश्चन तो ये रिपीट हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछूं तो आंसर देना, लास्ट 50 हो जाएगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ है, ये बताना है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा लिखूंगी नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का, तभी आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का प्रारंभ बताना, प्रारंभ, ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाओगे। तो प्रश्न ऑप्शन है आपके यहाँ पर 1968, ठीक है, ए ऑप्शन है 1968, बी है आपके पास 1954, ठीक है 1954, और उसके बाद अगर हम बात करें 1928, सी 1928, ठीक है 1928, या फिर 1960 कर लो, अच्छा 1960, ठीक है 1960 कर देती हूँ, 1960,
तो यहाँ पर गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई, ठीक है, 1954 में हुई। अगर आपसे पूछा जाए समय क्या था, तो मतलब डेट पूछ लिया है, तो 24 मई 1954 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की जो है शुरुआत होती है। तो 1968 में क्या हुआ? तो 1968 में क्या हुआ था? आगरा जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, आगरा में 1968 में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना 1968 में आगरा में की गई थी। 1928 भी आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो 1928 में क्या हुआ था? माध्यमिक शालाओं में गृह विज्ञान विषय पढ़ाया गया था, माध्यमिक शालाओं में। ये सारे गृह विज्ञान से संबंधित प्रसार शिक्षा समझ सकते हो है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। और 1960 एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है। तो इसमें क्या किया गया था? मैसूर में स्नातकोत्तर शिक्षा गृह विज्ञान विषय में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो गृह विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं 3, 4, 5, 6, वो लगभग 4 क्वेश्चन मैंने आपके गृह विज्ञान से संबंधित एक जगह पर सॉल्व करा दिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सभी मित्रों को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर सिर पर है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।